तो भाई विस्थापन को जब समय से कंपेयर करते तो उसको कहते हैं हम वेग। क्या कहते हैं भाई? वेग। अब वेग क्या होता है? तो डेफिनेशन, परिभाषा तो बिल्कुल सेम चलेगी। क्या कि भाई एकांक समय में, इकाई समय में वेग परिवर्तन, मतलब विस्थापन में परिवर्तन, इकाई समय में विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, है ना। तो देखिए, जब ऐसी बात होगी, जब वेग की बात करेंगे हम, विस्थापन में परिवर्तन की जब हम बात करेंगे, तो भाई उसको हम वेग कह रहे हैं। आइए जरा देख लेते हैं एक बार। तो जब कोई राशि किसी वस्तु के चाल में परिणाम के साथ साथ, क्या भाई? परिणाम के साथ साथ क्या हो रहा है? दिशा को भी व्यक्त करे, तो ऐसे चाल को वेग कहते हैं। ठीक है, ऐसे चाल को क्या कहेंगे हम? वेग कहते हैं। मतलब क्या था कि जो चाल थी उसके अंदर में जो डेफिनेशन हमने देखा था, जो हमने परिभाषा देखा था, चाल में क्या था भैया? दूरी, और उसमें दिशा का कोई रोल नहीं था। अब एक ऐसी चाल हो जिसमें दिशा भी क्लियर हो, दिशा का भी रोल हो, तो उसको हम क्या कहेंगे भाई? उसको हम कहेंगे वेग। क्या हो जाएगा? विस्थापन बटा समय। अच्छा, मैं जो कि आपको बार बार ये बता रहा हूं कि हम अभी इसकी एक ऐसी शीट, एक कंसोलिडेटेड शीट में हम सबकी डेफिनेशंस को एक साथ करेंगे। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आप देखते आइए कि भाई इसमें क्या फैक्टर्स होते हैं। जब डेफिनेशन एक साथ स्टार्ट करेंगे तो वो एक फ्रेम है, उसी फ्रेम में सबको रखेंगे और आंसर्स मिलते चले जाएंगे, तो आपको ऐसे पैनिक होने की जरूरत नहीं रहेगी। तो चलिए, तो क्या हो गया भाई? वेग। वेग हो गया हमारा विस्थापन बटा समय। ठीक है। अच्छा, चूंकि विस्थापन भी क्या था? एक तरीके का दूरी था ना, बस दिशा सहित दूरी थी, तो इसकी इकाई क्या होती है? विस्थापन को नापते किसमें? मीटर में। किसमें? मीटर में। और समय को किसमें नापते हैं? तो समय को नापते हैं सेकंड में, तो इसकी भी इकाई हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगी इसकी इकाई? मीटर प्रति सेकंड, है ना। अच्छा, प्रति सेकंड को हम ऐसा लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या होगा भाई? तो किसी वस्तु का वेग भी समान और असमान हो सकता है, मतलब एक ही गति, मतलब एक ही रेट से एक ही समय अंतराल में समान विस्थापन होना और एक ही समय अंतराल में अलग अलग विस्थापन होना, यह कहलाता है भाई समान और असमान। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई चूंकि हमको पता चल चुका है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं वेग, इसको हम वेग को ले ही इसलिए आ रहे हैं चाल के बदले में क्योंकि इसमें दिशा आ गई, और चूंकि हमको पता है ऐसी कोई चीज जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो, उसको हम क्या कहते हैं भाई? तो उसको हम सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सदिश राशि। तो वेग क्या है भाई? वेग एक सदिश राशि है। अच्छा, एक और चीज हो गई, जब ये सदिश राशि है मतलब ये निश्चित दिशा में होगी। ये दिशा पर ही मेनली इसमें फोकस्ड है ना भाई, ये बिल्कुल चाल ही है, लेकिन बस अगर दिशा नियत हो गई, दिशा फिक्स हो गई, मतलब क्या? एक ही दिशा में चलेगा तब। कैसा? एक ही सिर्फ दिशा में चलेगा तब उसको हम क्या कह लेंगे? वेग कह लेंगे। ठीक, अब चूंकि ये डिपेंडेंट किस पे है? डिपेंडेंट है भैया विस्थापन पे। किस पे डिपेंडेंट? विस्थापन पे। तो जब विस्थापन पे डिपेंडेंट है तो विस्थापन जितने प्रकार का होगा वेग भी उतने प्रकार का होगा। सिंपल सी बात है ना भाई। जब इसका जो पार्ट है जिसके ऊपर ये निर्भर करता है वो तीन तरीके का होता है। कैसा कैसा भाई? तो आप कहते हैं भैया धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है और शून्य हो सकता है। कौन? विस्थापन। विस्थापन अगर सिंगल डायरेक्शन में सिर्फ जा रहे हैं तो उसको हमने कह दिया था धनात्मक, है ना। वापस आ रहे हैं मतलब दिशा विपरीत हो रही है तो उसको हमने कह दिया था ऋणात्मक, और हमने कहा था जहां से चले थे वहीं वापस आ गए तो भैया वो हो गया शून्य, शून्य, जीरो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जब विस्थापन पॉजिटिव होगा तो मेरा वेग भी पॉजिटिव, जब विस्थापन नेगेटिव होगा तो मेरा वेग भी नेगेटिव, और जब यही विस्थापन जीरो होगा तो मेरा वेग भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो भाई मेरे हिसाब से आपको वेग को समझने में कोई दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि वेग भी एक चाल है, वेग भी एक चाल है, किंतु इसमें दिशा ज्ञात है। तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि एकांक समय में तय किया गया विस्थापन को ही हम क्या कहते हैं भाई? हम कहते हैं वेग। ठीक, चलिए बढ़ते हम थोड़ा आगे और हम देखते हैं कि भाई जब ये वेग एक समान रूप से था तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यही वेग जब डिफरेंट हो जाए, मतलब शुरू के 5 सेकेंड में वेग का मान अलग हो, अगले 5 सेकेंड में वेग का मान अलग हो, अगले 5 सेकेंड में वेग का मान अलग हो, अल्टीमेटली ऐसी मैं बात कह लूं कि भाई जो वेग होता है
इसमें हमेशा ये देखने को मिलता है कि ये वेरिएशंस आएंगे, क्योंकि जब हम फिजिकली चल रहे होते हैं, हम कहीं पे चल रहे हो, रास्ते पे अगर हम चल रहे हो या गाड़ी चला रहे हो, तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एक कांस्टेंट हमने पकड़ी स्पीड और ये चले जा रहे। भाई क्या होता है, ब्रेकर आते हैं, गड्ढे आएंगे, कोई सामने से आएगा, है ना, हमें रुक के जाना पड़ेगा, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। तो मतलब क्या कांस्टेंट ऐसा भैया एक बार ऐसा स्टार्ट किया और बिल्कुल सीधे चले चले जा रहे हैं, ऐसा होगा क्या? तो आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत बार हमको ब्रेक लेना पड़ता है, गाड़ी धीरे करनी पड़ती है, फिर गाड़ी तेज करनी पड़ती है। नॉट इवन गाड़ी, साइकिल की बात कर रहे हैं हम, साइकिल भी अगर हम चला रहे तो यही तो करते हैं। कई बार को साइकिल तेज चलाते हैं, कई बार को धीरे चलाते हैं, ब्रेक लेनी पड़ती है, सामने से गाय आ गई तो भी रुकना पड़ता है भाई, है ना, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो भाई क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, जब आपको पता है कि एक समान वेग नहीं मिल रहा मुझे? तो जब आपको पता चल गया कि भैया एक समान वेग नहीं मिल रहा है, जब आपको ज्ञात हो गया कि एक समान वेग नहीं मिल रहा है, तो उस क्षण पे क्या करें? तो उस क्षण पे करेंगे हम क्या? औसत वेग की गणना। कैसी? औसत वेग। तो औसत वेग की गणना करने के लिए क्या करेंगे भाई? तो जो प्रारंभिक वेग है और अंतिम वेग है, इन दोनों का मध्य मान निकाल लेंगे। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का मध्यमान, मतलब शुरू में किस वेग से चल रहा था, और जब हमने ये कैलकुलेशंस, जब मैं ऑब्जर्वेशन एंड कर रहा था तब किस वेग से चल रहा था। इन दोनों को जोड़ करके 2 से विभाजित कर दीजिए, आपको मिल जाएगा क्या? औसत वेग। क्या मिल जाएगा भाई? औसत वेग। चलिए, तो औसत वेग में आई थिंक समझ में आ गया होगा कि भाई जब ये बदलती रहेगी तब मुझे निकालना होगा क्या? बीच का मान, जिसको हम कहते हैं क्या? औसत वेग। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अच्छा, इसके लिए भी फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई, अभी हम चल रहे हैं आगे जहां पे हम डेफिनेशन से एक साथ करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं, मेन पार्ट पे तो भी आना है। ये जब सारे इंफॉर्मेशन आपके पास इकट्ठा हो जाएगा तब हम अभी आएंगे अपने मेन पार्ट पे। जब मेन पार्ट पे आएंगे तब आपको बड़ा मजा आने वाला है, आपको सब कुछ बिल्कुल एक ही शीट में पूरी चीजें याद करा दूंगा मैं। चलिए बढ़ता हूं मैं अपने अगले पे। अगला ये है भाई, चाल और वेग देखा, दोनों लगभग सेम तरीके का दिखने लगा मुझे, है ना, क्योंकि चाल भी मीटर प्रति सेकंड है, वेग भी मीटर प्रति सेकंड है। तो भैया दोनों में सिमिलैरिटी दिख रही है, दोनों में दिख रहा है कि कोई चीज गति कर रही है और उसके स्थान में जो परिवर्तन हो रहा था उसका ही दर निकाल रहे हैं समय के साथ। बस एक में दिशा नहीं है और दूसरे में दिशा है, इतना सा ही तो अंतर था। तो भैया और कुछ डिफरेंस है क्या इसमें? तो आइए देख लेते हैं। तो भैया सबसे पहले चाल, किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, और यही एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में अगर चलेंगे तो उस समय जो चाल होगा उसी को हम क्या कहते हैं? वेग। चाल बराबर होता है भैया दूरी बटा समय, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। ठीक है, क्या होता है? विस्थापन बटा समय। ठीक, चलिए कई जगह पे आपको जो विस्थापन है इसको x से प्रदर्शित करते हैं, कई जगह पे आप इसी चीज को देखेंगे s से प्रदर्शित करता हुआ, s। ठीक है, तो x से भी कर सकते हैं, s से भी प्रदर्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग d से भी करते हैं, दूरी d से, तो वो भी चलेगा भाई। अच्छा, जब मुझे पता चल गया कि इसमें दिशा नहीं होती है, किसमें? चाल में, तो भैया ये अदिश हो गया, और जब इसमें पता है इसमें दिशा होती है तो ये सदिश हो गया। चाल कैसा है? अदिश। दिशा की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है भाई, अदिश है। और वेग जो है दिशा के कारण ही तो इंट्रोड्यूस हुआ है, चाल में दिशा को ही तो इंट्रोड्यूस करके वेग बना है, तो यहां पे भैया दिशा की पूरी इंपॉर्टेंस है। अच्छा चलिए, तो आगे बढ़ते हैं कि चाल जो होता है ये हमेशा ही कैसा होगा भाई? ये पॉजिटिव होगा। चाल जो है हमेशा ही कैसा होगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये दूरी पर निर्भर करता है, और दूरी हमेशा ही धनात्मक होती है। ये हमने बात करी है कि दूरी जो है यह हमेशा ही धनात्मक होती है, इसके ऋणात्मक या शून्य होने का कोई चांस नहीं बनता। तो भैया जब चाल दूरी पर निर्भर करता है और दूरी पॉजिटिव होता है तो ये भी तो पॉजिटिव ही होगा। क्लियर? चलिए इसकी बात करते हैं। तो भैया ये धनात्मक ऋणात्मक दोनों ही हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। कारण क्या है? क्योंकि ये डिपेंड करता है विस्थापन पे, और विस्थापन जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो जब ये दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो इसका मतलब है कि भैया वेग भी दोनों तरीके का हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट, चाल कभी भी शून्य नहीं हो सकता। चाल के शून्य होने का कोई लॉजिक ही नहीं है, है ना। चाल शून्य हुआ मतलब वो विराम पे रखा हुआ, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप वेग की बात करें तो वेग शून्य हो सकता है, वेग जो है ये शून्य हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका विस्थापन शून्य हो सकता है, इस कारण से। चलिए,
चाल जो है हमेशा वेग से बड़ा या बराबर होगा, जबकि वेग हमेशा चाल से छोटा या फिर बराबर होगा। भाई इसका क्या मतलब है कि वेग बराबर और बड़ा भी हो जाएगा भैया चाल। कैसे? तो देखिए हमने ऐसा पढ़ा हुआ है कि जो दूरी होती है, दूरी अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं ए से बी पर, तो यहां पर जो दूरी है वही विस्थापन है। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन। तो इस केस में मुझे सिर्फ एक ही दिशा में चलना है, तो इस केस में चाल भी और वेग भी ये दोनों बराबर हो गए। किंतु आप यहां से एक पॉइंट सी पर चल दिए, तो अब देखिए विस्थापन एसी हो गया। ये एसी जो है ये विस्थापन है, और ये पूरा यहां से यहां तक ये हो गई दूरी। तो अब देखिए ना, दूरी ज्यादा है और विस्थापन कम। अगर दूरी ज्यादा है और ये विस्थापन कम है, तो इसका अल्टीमेट मतलब हो गया कि वेग कम होगा और ये जो दूरी मतलब चाल जो है ये ज्यादा हो जाएगा। तो ये आखिरी पॉइंट भी जस्टिफाई हो गई कि भैया ऐसा क्यों होता है। अच्छा, ये बार बार हम अंतर क्यों कर रहे हैं? तो भैया एक बात सुनिए, जो आपकी स्टेट बोर्ड है ना, वो बड़ा ही प्रेडिक्टेबल सा पेपर देती है, और वो सीधे सीधे आपसे सीधे उठा करके पूछ लेते भैया अंतर बताओ। एक अंतर पक्का रहता है हमारे पेपर में, तो इसलिए हम अंतर कर रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ फंस गया तब तो वारे न्यारे हो गए ना, हमारे पूरे के पूरे आंसर कर लेंगे। ठीक है, मतलब सीबीएसई की भी बात करते हैं, एनसीईआरटी की बात करते हैं, तो भैया ये इस तरीके से डिफरेंसेस क्रिएट किए गए हैं, तो वो सीधे पूछा जाता है। तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, आपको तो सिंपली जब भी अंतर पूछा जाए इसी तरीके से लिखना, दो पार्ट बनाने हैं, पॉइंट वाइज लिखना है, और हमेशा ही कोशिश करना है कि हम पॉइंट वाइज लिखें, क्योंकि पॉइंट वाइज लिखने का फायदा, तो पॉइंट वाइज लिखने का फायदा यह है कि भाई जब भी हम पॉइंट वाइज चीजों को लिखेंगे तो क्लियरली दिखेगा एग्जामिनर को, चेक करने वाले को, और अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना। चलिए